नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। ये है हमारी वीडियो नंबर 4। इसके अंदर हम आज करेंगे लॉज ऑफ ए केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी कि 17वीं सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट ने कुछ मेथड्स डिस्कस किए, यानी कि एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस में कन्वर्ट करने के लिए, और उनकी कैलकुलेशंस के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कंक्लूजन और जनरलाइजेशन निकाले उनको कलेक्टिवली नाम दे दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये जो लॉ है एंटोनी लवाइजर ने दिया था 1789 के अंदर, और ये पहला लॉ था, इसलिए एंटोनी लवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो लॉ दिया गया केमिस्ट्री की दुनिया में वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। जैसे आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और ए केमिकल चेंज। उसके बाद जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है बेटा जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 में दिया था, और जोसेफ प्रोस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है, यानी कि उसके एलिमेंट्स के मासेज में जो रेशियो है वो फिक्स रहती है, चाहे उस कंपाउंड्स को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें। तीसरा ये कहता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो है जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर दिया था, और जॉन डाल्टन ने कहा कि भाई जब दो एलिमेंट्स मिल करके दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और उनमें से यदि एक के मास को फिक्स कर दें तो दूसरे के मास में जो रेशियो होगी वो या तो सिंपल होल नंबर होगी या फिर गुणात्मक होगी। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर ये कहता है फोर्थ लॉ जो दिया गया वो था लॉ ऑफ ए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और ये जो लॉ था रिस्टर ने 1792 में दिया था। रिस्टर ने ये कहा कि जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट से जुड़ के अलग अलग जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, तो जब वो दो एलिमेंट स्टार्टिंग वाले आपस में जुड़ते हैं तो उनके मास में भी जो रेशियो होगी वो एक सिंपल होल नंबर होगी। यानी कि पहले दोनों अलग अलग एक तीसरे एलिमेंट से जुड़ गए और फिर वापस आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके मास में भी जो रेशियो है वो क्या रहेगी? एक सिंपल सेम रहेगी, ये सिंपल होल नंबर हो सकती है। फिर फिफ्थ लॉ जो था वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए वॉल्यूम, यानी कि गैसेस जो है आपस में जुड़ती हैं तो उनकी वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि जब दो या दो से अधिक गैसेस आपस में जुड़ करके और एक गैसेस प्रोडक्ट ही बनाती हैं तो उनकी वॉल्यूम में जो रेशियो होगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, यदि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये जो लॉ था गे ल्यूसाक्स ने 1808 में दिया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे पहले दो लॉज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया बेटा? एंटोनी लवाइजर ने 1789 में, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 में, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने 1803 में, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिस्टर ने 1792 में, और लॉ ऑफ ए कंबाइनिंग वॉल्यूम गे ल्यूसाक्स ने 1808 में। इस प्रकार से ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला लॉ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास क्या कहता है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, it states that mass neither be created nor be destroyed. During a chemical reaction. और दूसरी डेफिनेशन है बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स will be equal to the total mass of products during a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स का कुल मास प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर होगा। इसको हम ये लिख देंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए एक लेडलोट ट्यूब ले ली गई, यानी कि एच शेप की एक ट्यूब ली और इसके अंदर जो है क्या कर दिया, एक लिंब के अंदर NaCl ले लिया और दूसरे के अंदर AgNO3। ये थी हमारे पास लेडलोट ट्यूब, लेंडोल्ट्स ट्यूब। पहले जो है इसकी एक लिंब, मान लीजिए बेटा इधर इसमें क्या ले लिया, NaCl ले लिया और इस साइड में AgNO3 ले लिया। इसको यहां से बंद कर दिया और बंद करने के बाद इसका इनिशियल वेट माप लिया। मान लीजिए भाई इसका इनिशियल वेट 100 ग्राम आ गया, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी कि जो NaCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है और इस ट्यूब के अंदर AgCl प्लस NaNO3, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, यानी कि इस ट्यूब को इसने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गई। मान लीजिए भाई इनिशियल वेट जो है इस ट्यूब का 100 ग्राम था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी इसका इनिशियल वेट कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि रिएक्शन होने से पहले कुल मास और रिएक्शन के बाद जो है कुल मास क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि भाई जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ए प्रोडक्ट। यहाँ हम मोलेकुलर फार्मूले से इसको प्रूव करते हैं। जैसे सोडियम का आपको पता है 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5, तो NaCl का मास कितना आ गया भाई 58.5, सिल्वर का होता है बेटा 108, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 48, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 12 और 8 है 20 और एक कैरी 5 6 और क्लियर, ये हमारे पास। अब जो है यहाँ पे सिल्वर का जो है 108 और जो है क्लोरीन का कितना आ गया 35.5, तो जोड़ दिया हमने। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 143.5 और सोडियम का कितना है बेटा 23, नाइट्रोजन का 14 और ये 48, तो हमारे पास 37, 8 4 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया।
तो 5, 6 और 2 8। तो इन दोनों का मास जोड़ दें, टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट्स, तो ये कितना आ गया 58.5 प्लस 160, ठीक है 170 आ गई, 62 170। तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा 5 और 8 12, इधर भी जोड़ेंगे तो 143.5 प्लस 85 और ये भी कितना आ गया 228.5। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसने प्रूव कर दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ए प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास क्या बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। ये किसने दिया एंटोनी लेवाइजर ने, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है लॉ ऑफ ए कांस्टेंट कंपोजिशन, सेकंड लॉ। law of constant composition और प्रोपोर्शन। किसने दिया बेटे जोसेफ प्रोस्ट। किसने दिया था ये जोसेफ प्रोस्ट ने। तो जोसेफ प्रोस्ट ने ये जो है कितने में दिया 1799 में। क्या कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉ है। मान लीजिए बेटा कोई भी कंपाउंड है, मैं यहाँ पे H2O का एक एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना आ गया भाई 16, इनके मास में रेशियो कितनी आ गई 1:8। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो रेशियो है मासेस के अंदर एलिमेंट के अंदर एक कंपाउंड में वो क्या रहती है फिक्स है। सिंपल भाषा में हम ये कहें कि पानी जो है चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का, चाहे पानी नहर मत लिया वहां चाहे जोड़ मत, चाहे पानी अमेरिका का ले लिया या फिर इंग्लैंड से ले आई, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के अंदर जो रेशियो है वो क्या रहेगी 1:8 रहेगी। तो यही यहाँ पे ये कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इट स्टेट दैट टोटल यानी कि रेशियो इन द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स always remains a constant whatever may be the source of the compounds. It states that ratio in the masses of the element, ratio in the masses of the elements remains constant in a compound. Ratio in the masses of the elements remains constant in a compound whatever may be the source of the compound. For examples, ratio in the weight of hydrogen and oxygen
in H2O is always 1:8. Law of constant composition, it states that ratio in the masses of a elements, एक एलिमेंट्स के मास के अंदर जो रेशो है रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसके अंदर है, एक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके मासेस के अंदर जो रेशो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। whatever may be the source of a compounds, चाहे उस कंपाउंड्स को आपने किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया हो, जैसे रेशियो इन द वेट ऑफ ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर विल ऑलवेज बी 1:8। पानी चाहे आप कहीं से भी ऑब्टेन करें, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, 1:8 रहेगी। चाहे पानी भारत का है, चाहे पानी पाकिस्तान का है, चाहे पानी अमेरिका का है, चाहे इंग्लैंड का है, कहीं से भी पानी ले लें, चाहे पानी नहर से लें, चाहे पानी जोड़ से लें, whatever may be the source of the compounds, but ratio in the weight of hydrogen and oxygen in water that will always remain a 1:8. This is called a law of constant composition. क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे बात बेटा, हमारे पास लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है जॉन डाल्टन ने दिया था, और क्या कहता है, लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। क्या कहता है पहले समझते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन। ये हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे और इन्होंने आपस में जुड़ करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। कौन से बना दिए, जैसे हमने कहा एक तो था बेटा N2O, एक ले लिया NO, एक हमारे पास N2O3, एक हो गया है N2O4 और लास्ट वन है हमारे पास N2O5। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोल देते हैं, N2O। ये है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दो एलिमेंट थे और उन्होंने आपस में रिएक्शन करके क्या कर दिए बेटा, 5 कंपाउंड बना दिए। अब यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वेट ऑफ ए नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन एक एटम का 14 होता है तो दो का कितना हो गया भाई 28, इसमें कितना आ गया 14, ये क्या है 28, यहां भी क्या है 28 और ये भी क्या हो गया 28। क्लियर है। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वेट की हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन आ कितना होता है बेटा 16, इसमें भी क्या है 16, 3 ऑक्सीजन आ गई तो कितना हो गया 48, 4 आ गई तो 64 और 5 आ गया तो 80। ठीक है। अब ये कहता है भाई इन दोनों में से एक का मास फिक्स कर दें, जैसे नाइट्रोजन 28 है, सिर्फ एक को ही चेंज करना है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, वेट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड और वो कितना कर दिया भाई 28 यूं का यूं था, ये क्या आ गया 14 × 2
तो कितना आ गया 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये कितना आ गया 28। यानी कि दोनों में से एक एलिमेंट्स का मास फिक्स कर दें, ये हमारी मर्जी, हम किसी का भी फिक्स कर सकते हैं। एक का मास फिक्स कर दिया तो अब दूसरे का वेट ऑफ ए ऑक्सीजन वो क्या आ गई, यहां पे तो 16 ही है। अब इसमें नाइट्रोजन के वेट को 2 से गुणा किया है तो ऑक्सीजन के वेट को भी 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना आ गया बेटा 32। अब यहां पे ये कितना आ गया 48, ये भी 64 एज इट इज, और ये कितना आ गया 80। ये कहता है, अब वापस आते हैं लॉ के ऊपर, रेशियो। अब रेशियो इन द वेट ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास 16, 32, 48, 64 और 80 क्या आ गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब डेफिनेशन पे जॉन डाल्टन ने कहा कि भाई दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ही हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में जुड़ करके क्या कर दिया भाई 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। अब डाल्टन ने कहा कि उन दोनों में से यदि एक का मास फिक्स रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया है फिक्स कर दिया गया है, दोनों एलिमेंट्स में से एक का मास यदि फिक्स रहेगा तो दूसरे के मास में जो रेशियो आएगी, यानी कि दूसरा जो एलिमेंट है उसके मास में जो रेशियो होगी वो या तो मल्टीपल होगी, जैसे इसमें आ गया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या तो मल्टीपल रहेगी या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगी। इसका नाम क्या दे दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है व्हेन 2 or more elements combine and form more than 2 compound। यहां तक भूमिका बन गई है इसकी, 2 एलिमेंट हैं और जुड़ करके 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन वेट ऑफ वन एलिमेंट इज मेड फिक्स्ड। एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया फिक्स कर दिया गया। रेशियो इन द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट will be a simple whole number ratio और a multiple ratio। जो दूसरा एलिमेंट है जो फिक्स वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो दूसरे एलिमेंट के मास के अंदर जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगी। तो लिखिएगा क्या है लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये, इट स्टेट दैट when 2 elements combine, it states that when 2 elements combine and form more than 2 compound, ये कहता है जब 2 एलिमेंट्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन रेशियो इन द masses of one element, ratio in the masses of a one element will be simple whole number or multiple or a multiple when mass of second element is made fixed। वापिस आइए क्या कहता है, इट स्टेट दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स और 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तब रेशियो इन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के मास में जो रेशियो है
रेशियो इन द मासेस ऑफ ए वन एलिमेंट विल बी सिंपल होल नंबर होगी और ए मल्टीपल होगी। कब? व्हेन मास ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि जो पहला एलिमेंट था दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जुड़े, व्हेन मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज मेड ए फिक्स्ड। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, ये इसका क्या आ गया? एग्जांपल्स आ गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको मिल सकता है। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 लॉ बचते हैं, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है आज, तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है बेटा, आप फोन करके पूछ सकते हैं, और फोन नंबर है हमारा 9813547787। ये वीडियो आपको आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स के ऊपर भी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।